हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 91 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है ना। ये कोई एक विशेष या स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बहुत जनरल टॉपिक है। दरअसल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि अर्थव्यवस्था को हम लोग महसूस नहीं करते। जैसे जब हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ते हैं और जैसे ही हम प्रधानमंत्री को पढ़ते हैं तो हमें ना दिखने लगता है कि मोदी जी दिखने लगे। जैसे ही हम मान लीजिए मुख्यमंत्री पढ़ते हैं तो हमें योगी जी या अन्य मुख्यमंत्री दिखने लगते हैं, या हम संसद पढ़ते हैं तो हमें पूरा संसद दिखने लगता है ना। पर अर्थव्यवस्था में एक हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अर्थव्यवस्था को महसूस नहीं कर पाते। उसका कुछ कारण ऐसा है कि टीचर हम लोगों को बहुत सरल समझाते नहीं, ग्राफ या फार्मूला बेस्ड इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, जिसके कारण कुछ समस्याएं आती हैं। तो इसी के लिए मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि इकोनॉमी को आप कैसे अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकेंगे। देखिए, इकोनॉमी सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट है जो आपको प्रभावित करता होगा। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि इकोनॉमी क्या है। तो सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए एक घर है, जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है। अब घर में क्या होता है कि मम्मी पापा भाई बहन सब कोई होते हैं, है ना। तो मान लीजिए घर में 4 या 5 मेंबर होते हैं, ठीक है, घर के सदस्य हो गए, है ना। और प्लस घर में और दूसरी क्या चीज़ होती है, सीमित संसाधन होते हैं, है ना। सीमित संसाधन, है ना। अब सीमित संसाधन का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे मान लीजिए या तो मम्मी कमा रही होंगी या तो पापा कमा रहे होंगे, है ना। तो आय क्या होगी, सीमित होगी, है ना। आय सीमित होगी। और दूसरे संसाधन जैसे मान लीजिए थोड़ी बहुत जमीन है तो खेती सीमित होगी, है ना। जो आपके रहने का आवास है उसके कमरे भी सीमित होंगे, है ना। तो सीमित होंगे सब कुछ, ठीक है। जैसे आवास, ठीक, खेती, है ना, ये सब आपके पास सीमित मात्रा पे है ना। अब आप एक घर के लिए मैं बता रहा हूं, अभी आपको समझिएगा। और सदस्य भी आपके पास 4 या 5 सीमित है, लेकिन इन सदस्यों को क्या करना है, इन सदस्यों का महत्तम कल्याण हमारा उद्देश्य होता है ना। महत्तम कल्याण अर्थात इन सदस्यों के जीवन में ज्यादा से ज्यादा गुणवत्ता लाई जा सके, अर्थात इनके जीवन जो जी रहे हैं उसको बेहतर किया जाए, एक हर घर का उद्देश्य होता है ना। तो चूंकि अब हमें किसी भी जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है ना। तो घर के सीमित संसाधन के आधार पे, समझिएगा, घर के सीमित संसाधन के आधार पे घर के सदस्यों का महत्तम कल्याण करना होता है। हर घर का यही उद्देश्य होता है। अब भाई हम लोगों के क्या होते हैं, मम्मी पापा कमाते हैं तो यही सोचते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिल जाए बच्चे को, ज़्यादा से अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, घर में ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रहे, है ना, एक अच्छा खेलने का माहौल मिले, मनोरंजन की सेवाएं मिले, जैसे टीवी, कंप्यूटर, गेम, है ना। तो सब कुछ अच्छे से अच्छा खाना पीना मिले, पोषण युक्त खाना मिले। तो हर घर में क्या होता है, जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना होता है और उसके लिए सीमित संसाधन होते हैं, क्योंकि फ्री में तो कुछ होगा नहीं। बात समझ में आई। तो हर घर का ये इशू होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये कब कर पाएंगे, क्योंकि देखिए कल जीवन को बेहतर बनाने के लिए या लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना होगा, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा, संसाधनों का, ठीक है, बेहतर प्रबंधन। अब आप समझिएगा कैसे, बेहतर प्रबंधन, है ना, तभी कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारी इच्छाएं असीमित है जबकि संसाधन सीमित है, अर्थात सीमित संसाधन का हमें बेहतर प्रबंधन करना होगा, तभी हम जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं। अब बेहतर प्रबंधन आप समझ लीजिए क्या होता है। बेहतर प्रबंधन होता है कम इनपुट पे इनपुट कम हो और उससे आउटपुट ज्यादा मिले, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम लोग 1 घंटे पढ़ते हैं और 10 मार्क्स लाते हैं, फिर ऐसा हो कि हम लोग 2 घंटे पढ़े और 50 मार्क्स ले आए, क्या हुआ, कम समय में ज्यादा नंबर, ठीक। तो इस तरह से आप ये समझ रहे होंगे कि कम समय में ज्यादा नंबर ला रहे हैं। अर्थात देखिए समय क्या है, संसाधन है, समय संसाधन है, सबसे बड़ा संसाधन, सबसे कीमती,
है ना, क्योंकि आपको पता है कि समय तो वापस आता नहीं, तो समय संसाधन है और उससे आउटपुट हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम कम से कम समय का या कम से कम संसाधन का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट पाने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं बेहतर प्रबंधन, है ना। अब मैं कहूँ कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था होती है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था ही है संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। संसाधन, ये देखिए कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ठीक है, तो किताबों में ऐसा नहीं लिखा होगा, लेकिन उसका एसेंस यही है कि संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, ठीक है, ये होती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था समझ में आया, अर्थव्यवस्था क्या है। अब आपको पता होगा कि ये वर्ड अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसके अंदर इसके साथ एक शब्द और लगा होता है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, तो उसका क्या मतलब है, वो भारत के संसाधन है ना। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब भारत के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन। इसमें मैं कह सकता हूं कि जैसे मेरा घर है मान लीजिए, ठीक है, तो घर की अर्थव्यवस्था, तो अर्थात मेरे घर के संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, या मेरे व्यक्तिगत भी तो सीमित आय हैं और मुझे उससे कई इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, मुझे अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी होती है, तो ये क्या होगा, मेरी अर्थव्यवस्था था, योगेश की अर्थव्यवस्था। ऐसे ही पूरे विश्व के संसाधन होते होंगे और उससे विश्व के लोगों का कल्याण करना है, तो उसको बोलेंगे विश्व की अर्थव्यवस्था, ठीक। अब आपसे कहा जाए कि एशिया की अर्थव्यवस्था क्या है, तो कह देंगे कि एशिया के संसाधनों का बेहतर प्रयोग, है ना। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। साथ ही अब आपको ये चीज़ महसूस होने लगी होगी कि हर घर की एक अर्थव्यवस्था होती है, और अर्थव्यवस्था कोई ऐसा नहीं जो हमको नहीं दिखता, हमें सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो अर्थव्यवस्था ही है, क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा होता है तो आप सबसे ज़्यादा खुश होते हैं, और जब कम होने लगता है तो आपकी दुख की मात्रा बढ़ने लगती है, तो है ना। तो कैसे अर्थव्यवस्था पूरा आपको नियंत्रित करती है, ये आपको पता होगा। तो इस तरह हमें समझ में आया कि अर्थव्यवस्था क्या है, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण किया जा सके। जैसे मैंने आपको एक घर का उदाहरण देके बताया था कि घर में ज्यादा से ज्यादा शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऐसे ही आप देखिए किसी देश में होता है। जैसे मान लीजिए भारत है ना, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि सभी लोग साक्षर हो जाएं, है ना, ठीक, सभी लोगों को पोषण मिल जाए, ठीक। अब देखिए पोषण के लिए क्या है कि हमारे पास केवल 2% भूमि है पूरे विश्व की 2% भूमि है, लेकिन हमारे पास नागरिक कितने हैं, 18%, अर्थात सीमित संसाधन है ना। सीमित संसाधन के दम पे हमको क्या करना है, सबको खाद्य सुरक्षा देनी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मोदी जी क्या बोलते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, है ना, अर्थात कम से कम पानी से ज्यादा फसल का उत्पादन करना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं उत्पादकता बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जितना कम पानी यूज करेंगे और जितनी ज्यादा हम खाद्य प्राप्त करेंगे, उतना ज्यादा हम लोगों को पोषण मिलेगा, क्योंकि हमारे पास पानी क्या है, सीमित है, भूमि क्या है, सीमित है। तो अब आप लोगों को समझ में आने लगा होगा कि देश की भी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है। इसीलिए देखिए स्वच्छता अभियान क्या करता है, यही करता है कि सभी लोग अच्छे माहौल में जो रहें। तो इन सब चीज़ों को आप समझ रहे होंगे, तो अब आपको समझ में आने लगा होगा कि अर्थव्यवस्था क्या है, और आपको महसूस भी होने लगा होगा कि यह नॉर्मल प्रतिदिन हम लोगों के घर में जो घटने वाली घटनाएं हैं वही अर्थव्यवस्था है। जब उसको हम बृहत रूप में देखते हैं, तो हमें उद्देश्य के संदर्भ में जब देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। चलिए, अब एक सवाल उठता है कि अर्थव्यवस्था में प्रकार क्या होते हैं, है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का प्रबंधन। अब सवाल ये है कि ये प्रबंधन करेगा कौन? भाई दो लोग ही हैं, या तो राज्य, है ना, मतलब सार्वजनिक सरकार, या तो निजी क्षेत्र। जैसे भारत में मान लीजिए या तो राज्य सरकार व केंद्र सरकार, या तो अंबानी, अडानी, रामदेव जी, है ना, जो निजी फर्म है या था निजी सेक्टर है वो करेगा। तो संसाधनों का प्रबंधन दो सेक्टर ही कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि दो में कौन करेगा? यदि कोई कहे कि राज्य करेगा, है ना, तो उसको बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। अर्थात ऐसा देश यहां पर
संसाधनों का नियंत्रण राज्य के में अनुसार होता है, अर्थात राज्य डिसाइड करता है कि संसाधनों का प्रयोग कैसे करना है, किसके लिए करना है और कब करना है, तो उसको बोलते हैं हम समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। और यहाँ पर निजी क्षेत्र डिसाइड करता है कि संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना है, किसके लिए कौन सी चीज बनानी है, उसकी क्या कीमत रखनी है, तो उसको बोलते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, अब आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है ना। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दो क्यों किया गया अलग अलग, है ना, भाई एक ही रखते। तो ऐसा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जब राज्य करता है संसाधनों का प्रबंधन तो बेहतर होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जब निजी फर्म करते हैं संसाधनों का प्रबंधन तो बेहतर होता है। अब हमको यह समझना होगा कि करता कौन बेहतर है ना, और क्या तर्क देते हैं समाजवादी और क्या तर्क देते हैं पूंजीवादी। तो देखिए, चलिए हम लोग पहले पूंजीवादी पढ़ते हैं, ठीक है। जो पूंजीवादी है या कैपिटलिज्म, पूंजीवादी, ठीक है, कैपिटलिज्म, देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यदि संसाधनों को निजी फर्म को देंगे तो लाभ के लिए काम करेंगे वो लोग, है ना। तो लाभ की प्रेरणा होगी उनके पास, लाभ की प्रेरणा, अर्थात उनके पास मोटिवेशन होगा काम करने के लिए क्योंकि उनको लाभ मिलेगा। जब लाभ के लिए काम करेंगे तो आपस में होगी उनको प्रतिस्पर्धा, अर्थात क्या होगा, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन होगा कि हमको बेहतर से बेहतर करना है, क्योंकि जो कंपनी बेहतर करेगी वही तो रह पाएगी बाजार में। जैसे मान लीजिए आज की डेट में कई मोबाइल बनाने वाली कंपनियां अब नहीं है, जबकि जियो है, तो क्यों, जियो ने बेहतर किया होगा, है ना। तो आपस में इनमें प्रतिस्पर्धा होगी। देखिए जब प्रतिस्पर्धा होती है ना तो होता है नवाचार, इनोवेशन, इनोवेशन, और ये सबसे अच्छी चीज होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि इससे क्या होता है, संसाधन का बेहतर प्रबंधन। और यही देखिए इकोनॉमी है, संसाधन का बेहतर प्रबंधन। समझ में आया। ये वो बताते हैं कि लाभ की प्रेरणा के लिए लोग काम करेंगे तो उससे प्रतिस्पर्धा होगी, प्रतिस्पर्धा होने से नवाचार होगा और नवाचार होने से संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा। चलिए मैं एक उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे मान लीजिए निजी सेक्टर में दो बस परिवहन की कंपनियां हैं, है ना। मान लीजिए एक बस परिवहन एक्स है और एक मान लीजिए वाई कंपनी है, दोनों अपनी अपनी बसें चलाती हैं। अब दोनों को ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों प्रतिस्पर्धा करेंगे, है ना। अब प्रतिस्पर्धा में क्या करना पड़ता है कि बस की जो मतलब जो वो सेवा प्रदान कर रहे हैं वो सेवा की गुणवत्ता भी बेहतर हो पर उसकी कीमत भी ज्यादा ना हो, है ना। तो क्या करेंगे, वो कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे, है ना, जिसको हम बोलेंगे नवाचार। मान लीजिए एक्स चला रहा है एक बस, है ना, तो वाई क्या करेगा, डबल स्टोरी की बस चला देगा कि उतने ही पेट्रोल में ज्यादा लोगों को ले जाया जाएगा, और क्या करेगा, जब ज्यादा लोग जाएंगे तो उसको किराया कम कर देगा तो सब कोई उसकी बस में बैठेंगे, या अन्य सुविधाएं देगा वो, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और लोग उसके पास आए और उसको भी फायदा हो। तो इस तरह से प्रतिस्पर्धा के चक्कर में क्या हो रहा है, नवाचार, कुछ नया कर रहे हैं, है ना। जैसे आप देखिए कि एक समय हम लोगों को 1 महीने के लिए 1 GB डेटा मिलता था, लेकिन कुछ कंपनियां आई, उन्होंने क्या किया, पर डे 1 GB डेटा दिया। तो कुछ ना कुछ तो नया खोजा होगा ना, जिससे कंपनी को भी नुकसान ना हो और लोगों को भी फायदा हो। अर्थात ऐसा तो है नहीं कि कंपनी घाटे में जाके काम करेगी, भाई उसने क्या किया होगा, उसने कुछ ना कुछ नई रिसर्च की होगी, तो जिसके कारण प्रतिस्पर्धा के कारण क्या किया, नवाचार, और नवाचार से क्या हुआ, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन, अर्थात कम संसाधन में अब ज्यादा प्रयोग करने, ज्यादा चीजें बनाने लगे होंगे। ऐसे हर कंपनी कोशिश करती रहेगी और इससे क्या होगा, इससे किसी भी देश के संसाधनों की बेहतर प्रयोग होगा, जो कि किसी भी इकोनॉमी का उद्देश्य होता है ना। अब इसी को आप उसमें देखिए, जैसे वर्तमान में जो रेलवे का निजीकरण करा जा रहा है, तो उसके लिए यही कहा जा रहा है ना कि आपस में प्रतिस्पर्धा होगी तो कंपनियां रेल चलाने के समय बेहतर प्रबंधन करेंगी, ताकि कंपनियों का कम रिसोर्स लगे और फायदा ज्यादा हो, जिससे देश के भी संसाधन बचेंगे, साथ में ग्राहक को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, है ना। तो इससे सबको फायदा हो रहा है, ग्राहक को फायदा हो रहा है, बेहतर सेवाएं, देश को फायदा हो रहा है, संसाधनों की बचत, और उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है
बेहतर लाभ। तो ये तो सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था हुई। तो फिर हमने दूसरा मॉडल क्यों अपनाया? क्योंकि इसमें कुछ तो कमियां थी। अब कमियां क्या थी? सबसे बड़ी इसमें कमी थी कि सबसे बड़ी इसमें कमी क्या थी? इसमें सबसे बड़ी कमी थी कि कुछ लोगों के पास तो पैसे होंगे, वो सेवाएं खरीद लेंगे, है ना। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सेवाएं जो हर नागरिक के लिए जरूरी हैं, तो वो तो खरीद लेंगे, क्योंकि फ्री में तो कुछ मिलेगा नहीं, इसमें सस्ता भी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन बाकी लोग, जो गरीब वर्ग होगा, ठीक, वो क्या करेगा? वो सेवाएं नहीं खरीद पाएगा। तो एक वंचित वर्ग का निर्माण होगा, ठीक, जो बुनियादी जरूरतों से भी दूर रहेगा। इसको शिक्षा, स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई सारे स्कूल किसके? निजी सेक्टर के। अगर आप फीस दोगे तो रहोगे, वरना नहीं रहोगे, है ना। तो क्या करेगा? असमानता बहुत ज्यादा होगी। अब आप मुझे ये बताइए, जब ऐसी समस्याएं आएंगी, और चूंकि इकोनॉमी का उद्देश्य क्या था? नागरिकों का महत्तम कल्याण, है ना। तो इस तरह की स्थिति में तो नागरिकों का कल्याण हो नहीं रहा, सभी नागरिकों का, केवल कुछ लोगों का बस कल्याण हो रहा है, बाकी लोग वंचित वर्ग हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगर ये वंचित वर्ग हो गए, असमानता बढ़ गई, तो एक समय इनमें इतना गुस्सा आएगा कि ये विद्रोह कर देंगे और पूरे देश को ही खत्म कर देंगे। तो अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, देश ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये उचित नहीं था, और ऐसा ही कुछ हुआ। जब पूंजीवाद आया तो असमानता बहुत बढ़ गई। जब असमानता बढ़ी तो उसके खिलाफ क्या होने लगे? विद्रोह होने लगा, है ना। तभी एक वर्ग आया और उसने कहा कि ये जो अर्थव्यवस्था का मॉडल है ना, पूंजीवाद, वो अच्छा नहीं है, उसकी जगह होना चाहिए समाजवाद। समाजवाद में क्या होगा? नागरिकों का कल्याण होगा। तो भाई यही अर्थव्यवस्था अच्छी है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये अच्छी है कि खराब है ना। अगर अच्छी होती तो फिर तो आज हर जगह समाजवाद होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? इसमें काम करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं है। जब काम करने के लिए कोई प्रेरणा नहीं होगा तो प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और कोई नवाचार नहीं होगा, तो संसाधनों का व्यय होगा। संसाधनों का व्यय होगा। कैसे? जैसे मैंने आपको बस का उदाहरण दिया था। अब इसमें क्या है कि ड्राइवर को कोई चिंता नहीं, कोई बैठे या ना बैठे, तो बहुत तेजी से बस ले जाएगा, किसी के लिए नहीं रोकेगा। ब्रेकर में होगा तो और तेजी से मारेगा, तो बस का भी नुकसान होगा, है ना। ग्राहकों की कोई चिंता ही नहीं करेगा। तो इससे किसको किसको नुकसान हो रहा है? सबसे पहला नुकसान ग्राहक को, क्योंकि भाई उसको कोई सर्विस अच्छी मिलेगी नहीं। जैसे आप एक समय देखो BSNL, है ना, फोन कट ही रहा है, मान लीजिए लग ही नहीं रहा, BSNL वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा ही होता है, ट्रेन लेट आए तो ट्रेन वाले की कोई दिक्कत हो रही है, उसको कौन? उसको तो सैलरी मिल रही है, उसको तो सैलरी जब मिल रही है तो कोई चिंता नहीं है, चाहे ट्रेन जितनी लेट हो। यही समस्या थी। तो कस्टमर को दिक्कत होती है, प्लस देश के संसाधन भी इसमें व्यय होते हैं। जैसे आप देखो कि एक समय ये होता है कि ट्रेन वाले जब 99 रुपए खर्च करते हैं तब 100 रुपए पैदा होता है उनका, अर्थात, या कभी कभार तो यही होता है कि जितना खर्चा किया उतना ही पैसा निकाल लो। तो देश को भी बर्बादी होती है, अर्थात देश के संसाधन भी बर्बाद होते हैं, है ना। तो इस तरह आप देखिए, कई, आप कभी जाइए बस में बैठ के तो आपको कई ऐसी मिलें मिलेंगी जो बंद होंगी। कताई मिल जिसको जैसे बंद मिलेंगी, या कई कपड़ों की मिलें होंगी, सब बंद होंगी जो सार्वजनिक क्षेत्र की होंगी। क्यों? क्योंकि उनको कोई चिंता है नहीं, कबाड़ है तो रहने दो, उनका क्या जेब से जा रहा है। तो जब इसमें कोई प्रेरणा नहीं होती तो संसाधनों का व्यय बहुत होता है, और जिसके कारण समस्या आने लगती है। इसकी एक और बड़ी समस्या समाजवाद की, कि समाजवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। समाजवाद लोकतंत्र को कमजोर करता। कैसे? इसको सोचिए। मैं कहूंगा समाजवाद से भ्रष्टाचार भी बढ़ा। कैसे बढ़ा? देखिए मैं बताता हूं। समाजवाद में क्या होता है? राज्य के पास सारा अधिकार होता है संसाधनों का, है ना। अगर आपको अनाज भी लेना है तो राशन कार्ड से लेना पड़ेगा, तो सब चीजें राज्य के पास रहती हैं। चूंकि राज्य क्या होता है, कुछ भाई राज्य थोड़ी कोई काम कर रहा है, काम तो करते हैं अधिकारी या सरकार। तो अधिकारी या सरकार के पास सारे नियंत्रण हो जाते हैं, है ना। अधिकारी व बाबू के पास, मान लीजिए एक बाबू, ठीक, अधिकारी बाबू या सरकार, इसके पास सभी संसाधनों का नियंत्रण हो जाता है, इनकी मन मर्जी चलती है। और नागरिक क्या हो जाता है? सेवक। नागरिक फिर मांगने लगता है बस कि हमें माई बाप दे दो कुछ, है ना। और इसीलिए वो फिर क्या होता है? अधिकारियों को अपना बाप माई बाप बना लेता है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि सारे संसाधनों पे तो अधिकारियों का नियंत्रण है ना। तो सारे अधिकारी ही माई बाप हैं, और इससे क्या होता है? लोकतंत्र कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में तो अधिकारी सेवक हैं और नागरिक माई बाप हैं। पर हुआ क्या
कि नागरिक अब क्या हो गए, सेवक हो गए और माई बाप अधिकारी हो गए। अर्थात ये पूरा उल्टा कर देता है। समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था बना देता है जिसमें सारे संसाधनों पे अधिकारियों का या बाबुओं का नियंत्रण होता है, जिस कारण फिर नागरिकों को उसमें मांगना पड़ता है ना। तो ये एक है। प्लस जब अधिकारियों के पास सब कुछ रहेगा, अर्थात बाबू की जब तक साइन नहीं होंगे तब तक राशन कार्ड नहीं बनेगा, तो फिर बाबू कमीशन मांगेगा, तो भ्रष्टाचार भी बढ़ता है ना। तो इस तरह आप समझ रहे होंगे कि कैसे समाजवाद बहुत तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो हमने यहाँ ये पढ़ा कि कुछ तो समाजवाद की अच्छाइयाँ थी, कुछ पूंजीवाद की अच्छाइयाँ थी, और कुछ दोनों में कमियाँ थी। तो क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें समाजवाद की भी अच्छाइयाँ हो और पूंजीवाद की भी अच्छाइयाँ हो। तो उसको कहा हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें समाजवाद की भी अच्छाइयाँ हैं, समाजवाद की प्लस पॉइंट है और पूंजीवाद का प्लस पॉइंट है। कैसे? इसमें हमने क्या किया, जो बुनियादी जरूरतें थी, शिक्षा और स्वास्थ्य, वो हमने किसको रखा, राज्य के पास। तो शिक्षा और स्वास्थ्य रहा राज्य के पास, लेकिन जो बाकी अन्य सेवाएं या वस्तुएं थी उसको रखा हमने निजी फर्म के पास। तो इस तरह क्या हुआ कि जो बुनियादी वस्तुएं थी अब वो सभी नागरिकों को उपलब्ध होंगी, प्लस अन्य वस्तुएं भी निजी क्षेत्र के पास हैं तो उपलब्ध रहेंगी। तो इस तरह हमने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का संकल्पना लाए, जिसमें दोनों अर्थव्यवस्था की जो सकारात्मक पक्ष थे उनको आपस में जोड़ दिया। तो इस तरह आपको अब समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, कैसे इन दोनों में क्या कमियां थी, क्यों आई। लेकिन अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में कि भारत में क्या है। तो आप सबको पता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत आजाद हुआ और उसके बाद उसने, ठीक है, दो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, अर्थात दोनों के थोड़ी थोड़ी लक्षण थे, पर ऐसा नहीं है कि मिश्रण में दोनों का समान रूप से प्रभाव था। भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी उस मिश्रण में अगर कहा जाए तो 10% केवल पूंजीवादी लक्षण थे और 90% समाजवाद के लक्षण थे। अर्थात एक प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था ही थी, है ना। आप देखिए कि जितने बड़े उद्योग थे या जो भी बड़ा सेक्टर था वो सब सार्वजनिक क्षेत्र में था शुरुआत में, है ना। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक नीति 1956 पढ़िए तो उसमें आपको समझ में आएगा। और छोटा सा बहुत छोटा सेक्टर किसके लिए रखा गया, निजी सेक्टर के लिए। तो कहा जा सकता है कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी 1947 के समय, उसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का ही महत्वपूर्ण रोल था। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि ऐसा क्यों था। देखिए, यूपीएससी और यूपीपीएससी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो ये जरूर पूछता है किसी भी सवाल में क्यों। जैसे एक सवाल आया था कि पानीपत की लड़ाई वहीं उसी मैदान में क्यों लड़ी गई, आप क्या लक्षण थे कि उसी भौगोलिक भूमि में वो युद्ध लड़ा जाता था, है ना। या कोई भी ऐसा सवाल, क्योंकि यूपीएससी बेसिक कॉन्सेप्ट पूछता है, या यूपीपीएससी भी आप कह सकते हैं। जब बेसिक कॉन्सेप्ट पूछेगा तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता तो मान लीजिए आप सब्जेक्ट केवल रट रहे हैं और उसका कोई काम नहीं है, वो किसी काम नहीं आएगा आपके एग्जाम में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो सवाल आते हैं वो सवाल कोई किताब से सीधे नहीं आते, वो किताब के सवाल तो होते हैं पर वो बेसिक कॉन्सेप्ट में होते हैं और आपको वही सोचना है, वही तुरंत लिखना है, ठीक। किसी भी कोचिंग के नोट्स से नहीं आ जाएंगे। वो पहले था, एक दौर था, लेकिन अब वो दौर नहीं है। तो अपने आप को धोखे में मत रहिए, जो भी परीक्षा की मांग हो उसके अनुसार ही तैयारी करें, वरना फिर वही होगा कि मेहनत की और रिजल्ट नहीं आया। सब गलतियां वही करते हैं, आप लोगों को गलती मत करो, ठीक। तो चलिए हम समझते हैं। तो एक सवाल ऐसा क्यों हुआ, तो इसका क्यों होने का सबसे बड़ा कारण था कि 1947 के समय दो मॉडल थे, एक तो यूएसए का था और एक यूएसएसआर का था, ठीक। यूएसए मतलब जो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसमें था पूंजीवाद और यूएसएसआर में था समाजवाद। दोनों मॉडल थे। अब चूंकि उस समय लोगों ने देखा कि कौन सी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है, भाई जो अच्छा चल रहा होगा वही तो किया जाएगा, तो उन लोगों ने देखा कि उस समय पूंजीवाद फेल हो चुका था। क्योंकि 1929 में, ठीक है, 1929 में जो मंदी आई थी उसका प्रभाव था, मंदी का प्रभाव आया था और वो अर्थव्यवस्था फेल हो चुकी थी।
तो उस समय लोगों ने, भारतीय लोगों ने सोचा कि ये मॉडल सही नहीं है क्योंकि ये फेल हो चुका है। उसी समय यूएसएसआर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तो हम लोगों को लगा होगा कि चलो फिर जब ये आगे बढ़ रहा है तो इसी मॉडल को अपनाया जाए। तो हम लोगों ने इसीलिए इस सेक्टर को बड़ा रोल दिया, समाजवाद को। ठीक है। दूसरा कारण ये था कि उस समय सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई व्यक्तित्व था तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, और जवाहरलाल नेहरू जी समाजवादी मनोवृत्ति के थे, अर्थात उन्हें अच्छा लगता था समाजवाद। तो आपको पता होगा कि उस समय कहा जाता था कि जो जवाहरलाल नेहरू चाहेंगे वही होगा, उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा था। तो ये भी एक कारण है कि भारत में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई उसमें समाजवाद का ज़्यादा बड़ा रोल था। या एक कारण ये भी है कि पूंजीवाद के लिए क्या होता है, पूंजीवाद के लिए निजी सेक्टर होना चाहिए, निजी क्षेत्र। ठीक है, निजी क्षेत्र हो भाई, जब ये क्षेत्र होगा तभी तो फैक्ट्री लगाएगा। लेकिन आज़ादी के समय भारत में कोई बहुत बड़ा निजी क्षेत्र या निजी सेक्टर नहीं था। उस समय अंबानी अडानी टाइप कोई नहीं था उस समय, क्योंकि देश जब गुलाम था तो अंग्रेजों की ऐसी नीतियां थी कि उन्होंने भारत में उद्योगों को बढ़ने नहीं दिया, जिस कारण कोई भारत में निजी सेक्टर ज़्यादा बड़ा था नहीं। अर्थात जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय सार्वजनिक क्षेत्र या राज्य को ही बड़ी भूमिका निभानी होगी, ऐसा निश्चित हो चुका था। तो मैंने आपको 3 कारण बताए। एक तो वर्तमान उस समय तात्कालिक स्थिति ऐसी थी कि यूएसएसआर तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, तो लोगों को लगा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था अच्छी है। साथ में जवाहरलाल नेहरू जी का व्यक्तित्व, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि भारत में उस समय पूंजी क्षेत्र या निजी क्षेत्र उतना विकसित नहीं था कि वो एक बड़ी भूमिका निभा सके। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में कैसे रहा। लेकिन ऐसा नहीं कि 1947 में जो व्यवस्था थी, मान लीजिए ऐसी थी, ऐसी ही रही। भारत में 1991 में अर्थव्यवस्था की स्थिति पूरी डगमगा गई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस अर्थव्यवस्था की कुछ कमियां हैं, जैसे लाभ की प्रेरणा न होना। तो अर्थव्यवस्था की कमियां थी, संसाधनों की खूब बर्बादी हुई, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां थी वो लाभ नहीं कमा पाई और स्थिति पूरी खराब हो गई। इसलिए फिर हम 91 में हमने क्या किया, सुधार किया, और जिसको हम बोलते हैं LPG, है ना, लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण, ठीक है, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब देखिए क्या हुआ कि जब समाजवादी अर्थव्यवस्था थी तो सारा काम सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में था। अब सरकारी अधिकारी मतलब सब कुछ जो भी करोगे सरकार से पूछ के करोगे, अर्थात बहुत सारी बाध्यताएं थी, आप कुछ कर नहीं सकते थे, आप स्वतंत्र नहीं थे काम करने के लिए। और क्या होता था कि अब आप अधिकारियों से कुछ भी चाहो, मान लो कहा कि हमें यहाँ पर फैक्ट्री लगानी है, तो अधिकारी कहेंगे लाओ घूस दो, है ना, तो भाई दो उनको घूस, तभी लाइसेंस मिलेगा। तो इसीलिए कहा जा सकता है कि ये समय क्या था, लाइसेंस वाला था। हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेना है, कोई भी एक छोटी सा भी उद्योग लगाना है तो लाइसेंस, और लाइसेंस के लिए आपको घूस देनी पड़ेगी। अब भाई मान लीजिए क्या है कि कोई एक बड़ा उद्योगपति है, उसने बिजनेस लगा रखा है। अब कोई छोटा एक नया लड़का बिजनेस करना चाह रहा है मान लीजिए, तो लाइसेंस लेने जाएगा, और बड़ा उद्योगपति क्या करेगा, अधिकारी को पैसा दे देगा कि किसी और को लाइसेंस मत देना, है ना, तो वो किसी को देगा नहीं लाइसेंस, और कभी कोई नई इंडस्ट्री नहीं आएगी। और जब नई इंडस्ट्री नहीं आएगी तो कुछ नया नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है, सिविल सर्विस की तैयारी कराता है। अब मान लीजिए उस समय कोई करा रहा होता तैयारी, ठीक, और वो कैसा भी पढ़ा रहा हो, खराब अच्छा कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसके पास पैसा होता क्योंकि वो पढ़ा रहा था शुरू में। अब मान लीजिए कोई एक नया लड़का आता है जो पढ़ाना चाहता है, वो जैसे ही जाएगा अधिकारी के पास कि सर मैं कोचिंग खोलना चाहता हूँ, मुझे लाइसेंस दे दीजिए। अब तुरंत उसके पास फोन आ जाएगा कि अधिकारी को कि तुम्हें इतना पैसा दिया जा रहा है, तुम किसी को लाइसेंस मत देना। अब वो नहीं देगा लाइसेंस, तो क्या हुआ, एक अच्छा टीचर मार्केट में नहीं आएगा, और सभी बच्चों को खराब टीचर से ही पढ़ना होगा, तो गुणवत्ता भी खराब होगी और कोई अच्छी सर्विस नहीं मिलेगी। कुछ ऐसा ही आप याद करिए BSNL को लेकर भी, है ना। तो इस तरह से लाइसेंस के कारण किसी को अच्छी सेवा नहीं मिल रही थी, देश की हालत खराब हो रही थी। तो फिर 91 में जब हमारी देश की हालत खराब हो गई तो हमने क्या किया, इस चीज को खत्म करने की कोशिश की। अर्थात क्या किया, अब आपको हर चीज के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, आप मुक्त हो कई मामलों में। तो फिर उसी को कहा गया उदारीकरण। उदारीकरण मतलब उदार कर दिए नियम, अब आप बिजनेस आराम से कर सकते हो। फिर जब उदार किए तो फिर निजी क्षेत्र आ गया, है ना, तो इसी को कहा गया निजीकरण।
जब निजी क्षेत्र आया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बनाएगा, उसको बेचेगा, और चूंकि नियम अब टाइट है नहीं, मतलब नियम बहुत साधारण हो गए हैं, तो फिर हम विश्व में भी अपनी पहचान बनाने लगे। उसे कहते हैं वैश्वीकरण, अर्थात अब विश्व से भी सामान खरीदने लगे और सामान बेचने लगे। तो इस तरह 91 में जो सुधार हुआ उससे हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला, और अब हम क्या करने लगे, अब मान लीजिए हम 50% समाजवादी, 50% पूंजीवादी हो गए, फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अब आगे की ओर। ठीक है, आप देखिए कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, अर्थात अब देखिए समाजवाद मान लीजिए 20% हो गया और 80% पूंजीवाद, है ना। वर्तमान में आप देखिए यही हो रहा है। तो इस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप धीरे धीरे बदल रहा है। अब क्यों बदल रहा है मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक, हाल ही के समय में आप देखिए कि कृषि क्षेत्र में भी जो 3 बिल आए हैं वो क्या है, उन्होंने निजी क्षेत्र को परमिशन दे दी बिजनेस करने की, तो निजी क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी अपने आप को लगातार बदल रही है। क्यों बदल रही है, उसका आधार है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा हो, प्रतिस्पर्धा के कारण कंपनियां अपने आप को बेहतर करेंगी और अच्छी से अच्छी सेवाओं या वस्तुओं की पहुंच सुनिश्चित करेंगी। तो मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। ठीक, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप समझ में आया। अब एक और बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप जिसको समझ लेंगे तो आपको इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी एक बेसिक कॉन्सेप्ट में काम करती है जिसको हम लोग नॉर्मली नहीं पढ़ते और हमें लगने लगता है इकोनॉमी बहुत कठिन है। तो आइए समझते हैं ये बेसिक चीज़ क्या है। तो देखिए एक साइकिल है, मांग से होता है निवेश, ठीक है, और निवेश से होता है रोजगार, रोजगार से होगी आय, ठीक है, आय से आय 2 होगी, ठीक है, या तो बचत होगी या व्यय होगी, ठीक है, व्यय होगी तो मांग बढ़ेगी और बचत होगी तो निवेश होगा। इसको समझते हैं। ठीक, अब देखिए इसको समझते हैं ये क्या है। पूरी इकोनॉमी इसी पे काम करती है। आपको कुछ भी ना अगर समझ में आ रहा हो तो आप इस साइकिल को समझ लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये इकोनॉमी कैसे काम करती है। आपको कोई योजना ना सरकारी समझ में आ रही हो, आप इसको पढ़िए और देख लेंगे कि सरकारी योजना का क्या उद्देश्य है। देखिए अब हम आपको बताते हैं क्या है। देखिए सबसे पहले होता है मांग, है ना। यदि मान लीजिए वस्तुओं की मांग बढ़ी, जैसे मान लीजिए टीवी या फ्रिज, ठीक, या मान लीजिए कार, है ना, इन सब की डिमांड बढ़ी। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, अब जब मान लीजिए सभी नागरिकों को लगा कि टीवी खरीदनी है, फ्रिज खरीदनी है, मोबाइल खरीदना है, तो जो फिर निजी सेक्टर होगा या कोई भी सेक्टर होगा वो निवेश करेगा, अर्थात फैक्ट्री लगाएगा। भाई फैक्ट्री लगाना मतलब होता है निवेश। निवेश मतलब होता है ऐसे खर्च जिससे हमें कोई लाभ फिर से मिले। देखिए 2 तरह के खर्च होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अच्छा खाना खा लिया, अब तो हमें आनंद मिला, लेकिन अब बाद में कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने किराए का घर मतलब एक घर बनाया और बाद में उसको किराए पे दे दिया तो हमको पैसा आने लगेगा, है ना। तो 2 तरह के खर्च होते हैं। एक ऐसा खर्च होता है जिसमें हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता, और दूसरा एक ऐसा खर्च होता है जिसमें हमें रिटर्न मिलने लगता है। तो दूसरे तरह के खर्च को कहते हैं निवेश, है ना। तो क्या होगा, जब डिमांड होगी टीवी फ्रिज की तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे। निवेश मतलब फैक्ट्री लगेगी, और जब फैक्ट्री लगेगी तो उसमें क्या होगा, लोग काम करेंगे। भाई फैक्ट्री ऐसे थोड़ी ऐसे काम करने लगेगी, उसमें काम करने के लिए लोगों को नियुक्त किया जाएगा, तो क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा। अब रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। भाई जब लोग कमाएंगे तो लोग क्या करेंगे, आय बढ़ेगी। अब आय बढ़ेगी तो लोग खर्च करेंगे, है ना, या पैसा बचा के रख लेंगे। 2 ही काम करेंगे, या तो पैसा बचा लेंगे या तो पैसा खर्च कर देंगे। अब अगर खर्च करेंगे मतलब अच्छी शिक्षा में, अच्छा स्वास्थ्य या कुछ भी खरीदेंगे, तो क्या हो रहा है, वो कर रहा है मांग बढ़ा रहा है, वो मांग बढ़ा रहा है। जैसे मान लीजिए अब मोबाइल खरीदेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको नई नई नौकरी मिली, अब वो अपना मोबाइल खरीदेगा, अपने मम्मी पापा के लिए मोबाइल खरीदेगा, तो भाई मोबाइल की मांग बढ़ेगी। साथ में मान लीजिए वो अपने घर में एक मेड रख लेगा, है ना, काम करने के लिए, तो फिर मेड की भी इनकम हो जाएगी, देखिए, है ना। तो फिर मेड को अपने बच्चे को कुछ दिलाएगी। तो एक आदमी को जब नौकरी मिलती है ना, तो उससे कई तरह के रोजगार पैदा होते हैं। तो
कई तरह की मांग पैदा होती है, ये भी कहेंगे। तो फिर मांग होगी तो फिर क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट होगा, फिर रोजगार बढ़ेगा, फिर आय बढ़ेगी, फिर व्यय बढ़ेगा, फिर मांग होगी। अब मान लीजिए अगर बचत भी कोई करता है तो बचत क्या करेगा, बचत बैंक में जाएगी, है ना। लोग आदमी क्या करते हैं, आदमी भाई जाएगा अपना पैसा बचा के बैंक में डिपॉजिट कर देगा, और बैंक क्या करेगा, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को देगा, तो बिजनेसमैन क्या करेंगे, उसे इन्वेस्ट करेंगे। यही साइकिल होता है ना। इसीलिए देखिए कहा जाता है बैंक, मोदी जी क्यों परेशान है सबको बैंक से जोड़ने के लिए, वो सबको बैंक से इसलिए जोड़ रहे हैं कि सभी अपनी बचत बैंक में जमा करें तो ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। एक कारण ये भी है। साथ में क्या करता है बैंक, डिमांड भी पैदा करता है। कैसे, अब भाई टीवी के लिए टीवी लोन भी तो लेना होगा। अगर मान लो बैंक वाले कह देंगे कि आओ फ्री में हमसे पैसे ले जाओ, ऐसा मतलब लोन ले लो, आपको कोई किस्त नहीं, सॉरी उसमें कोई ब्याज नहीं देना, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे और बैंक से क्या लेंगे, लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो टीवी खरीदने को लेंगे, तो भाई क्या होगा, टीवी की डिमांड बढ़ जाएगी। बैंक कह दे कि कार के लिए लोन ले लो, तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। ऐसे ही डिमांड बढ़ेगी, और बैंक क्या कर रहा है, निवेश भी बढ़ा रहा है। तो बैंक क्या कर रहा है, इस पूरे सेक्टर को तेजी से ग्रो कर, मतलब बढ़ा रहा है। इसीलिए कभी कभार टेंशन होती है जब बैंक के ऊपर सवाल उठते हैं। यदि बैंक खराब हो जाएंगे तो क्या होगा, डिमांड भी कम हो जाएगी, और डिमांड अगर कम हुई, मान लो डिमांड कम होगी तो निवेश कम होगा, निवेश कम होगा तो रोजगार कम होगा, रोजगार कम होगी तो व्यय कम होगा, व्यय कम होगा तो मांग कम होगी, है ना। जैसे आप देखिए कोरोना समय, कोरोना के काल में क्या हुआ, कोरोना के काल में सबसे ज्यादा क्या दिक्कत आई, आप देख रहे हैं कोरोना के काल में हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। तो उसका क्या मतलब है, उसका यही मतलब है कि कोरोना के समय लोगों ने क्या किया, लोगों का रोजगार कम हो गया, भाई मजदूर थे घर आ गए, है ना। लोगों ने जब लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, अब जितने भी कोचिंग थी ऑफलाइन वो बंद हो गई, जितने ब्यूटी पार्लर थे मान लो वो बंद हो गए, तो सारे इंस्टीट्यूशन तो बंद हो रहे, ठीक। जब बंद होंगे तो लोगों की नौकरियां जाएंगी, जब नौकरी जाएगी तो व्यय कम होगा, जब व्यय कम होगा और तो मांग कम हो गई, मांग कम हुई तो निवेश कम हो गया, निवेश कम हुआ तो फिर रोजगार कम हो गया, और इस तरह धीरे धीरे साइकिल चलता है। जैसे मान लीजिए मुझे नौकरी से कोई निकाल दे अगर, जब मुझे नौकरी से अगर निकाल दिया जाएगा तो मैं जो खर्च कर रहा था वो कम हो जाएगा। तो मेरे कारण अब मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में अब कोई एक मेड था, मेड लगी थी, अब मैं उसको भी हटा दूंगा क्योंकि मेरी नौकरी गई, तो मैंने मेड को भी हटा दिया। तो अब मेड मान लीजिए अपने बच्चों को पढ़ा रही थी तो वो भी अब उस टीचर को हटा देगी। तो कैसे देखिए एक जो प्रभाव होता है बढ़ता चला जाता है, और ये क्या होगा, ये साइकिल तेजी से नकारात्मक रूप से बढ़ेगा। अब फिर क्या किया, इसीलिए फिर तुरंत 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया। वो पैकेज क्यों दिया गया, ताकि ये बढ़े, इन्वेस्टमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोग निवेश करें। जब निवेश करेंगे तो रोजगार फिर बढ़ेगा, रोजगार फिर बढ़ेगा तो फिर आय बढ़ेगी, फिर मांग बढ़ेगी, और ये साइकिल चलने लगेगा। तो अब आप किसी भी योजना को इससे संबंध में देख सकते हैं। जैसे वर्तमान में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, क्यों किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि आपको बिजनेस करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। जितने भी ये नियम कायदे हैं, जैसे आप मान लीजिए बिजली का लाइसेंस लेना चाहते हैं, बिजली का कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो जो बिजली का कनेक्शन लेने में पहले 2-3 साल लगता था, अब वो 1-2 दिन में हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। भाई पैसा क्यों लगाएगा कोई आपके देश में, अगर आपके देश में बिजनेस करना कठिन होगा, है ना। मान लीजिए चला अब कोई फैक्ट्री खोल लिया, उसके लिए 2-3 साल लाइसेंस लेने के लिए इंतजार करना पड़े, कई जगह कमीशन देना पड़े, तो कोई नहीं बिजनेस करेगा। वो जाके सिंगापुर में कर लेगा, या चीन में कर लेगा, या अन्य देश में कर लेगा, लेकिन भारत में तो नहीं करेगा ना। तो भारत में फिर निवेश कम हो जाएगा। अगर भारत में हमें निवेश बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर बिजनेस करने को बहुत आसान बनाना होगा। इसीलिए मोदी जी परेशान है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़े और उससे रोजगार बढ़े और ये साइकिल सकारात्मक रूप से चलने लगे। तो अब आप किसी भी योजना को इससे जोड़ सकते हैं, किसी भी। जैसे हम लोग कहते हैं निर्यात बढ़ाओ, निर्यात ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, तो निर्यात बढ़ाने का क्या मतलब है ना। देखिए मांग है, मांग बढ़ानी है हमें। मांग 2 तरह की होती है, घरेलू मांग और विदेशी मांग। मतलब जो भारतीय लोगों की डिमांड हो वो भी बढ़े, लेकिन जब इनकी जो भारतीय लोगों की डिमांड हो सीमित है, ऐसा नहीं कि मतलब अनलिमिटेड मांग होगी। इसीलिए अगर हमें ज्यादा से ज्यादा निवेश बढ़ाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, विदेशी लोगों की मांगों को भी अपने से जोड़ना होगा। अब मान लीजिए भारत क्या करे, अपना सामान अफ्रीका में बेचने लगे, और अफ्रीका में मोबाइल बेचेगा तो वहां के लोग भी मोबाइल खरीदेंगे, भारत के लोगों को भी खरीदना होगा, तो फिर भारत में और फैक्ट्री लगेंगी मोबाइल की। तो जितना ज्यादा अफ्रीका में मांग बढ़ेगी उतनी ज्यादा
मोबाइल की फैक्ट्रियां भारत में लगेगी। इसीलिए कहा जाता है कि निर्यात बढ़े, ताकि मांग बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा। जैसे हम लोग कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, अवसंरचना अच्छी हो। क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी होने की बात की जाती है? जिस देश में जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस क्षेत्र में उतना ही ज़्यादा निवेश होता है। भाई कोई आदमी बिजनेस कहाँ करेगा? यहाँ पर रोड अच्छी हो, परिवहन अच्छे हो, नियम अच्छे हो, कानून अच्छे हो, तो वहीं पर तो कहा जाएगा। यहाँ लोग अच्छे मिले काम करने वाले, तो भाई वो कहाँ होगा? जहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वहीं मिलेगा। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कोई भी योजना, ठीक, आप जोड़िए और उसको इस साइकिल में समझिए। अगर आपने ये साइकिल समझ लिया तो आपको इकोनॉमी समझ में आने लगेगी। आपको समझ में आ गया होगा कि कोरोना के काल से इकोनॉमी में क्यों नकारात्मक प्रभाव पड़ा, है ना। तो इस साइकिल को समझिएगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से सीधे पूछ सकते हैं, मैं आप सबको बताऊंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।